तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राइट, आज डेट है 22 मई, दिन है वेडनेसडे यानी बुधवार। हम लोग पढ़ रहे हैं टारगेट नीट 2025। मैं हूं अविनाश सर। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? एक्शन इज द फाउंडेशनल की ऑफ ऑल सक्सेस। मतलब अगर आप काम करेंगे तभी आपको सफलता की कुंजी मिलेगी। यानी सफलता की चाबी क्या है? एक्शन। काम ही नहीं करोगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। काम करते रहेंगे यानी पढ़ाई करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे। मैं अपना काम करूंगा तो मैं एक बेस्ट इंस्टीट्यूट चला सकता हूं। हर कोई अपना काम करेगा तो जो भी काम वो कर रहा है उसमें जरूर सक्सेस होगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर आपकी एजुकेशन हो या आपका मेडिकल प्रोफेशन हो या कोई भी प्रोफेशन हो। अगर आप अपना काम ईमानदारी और प्रॉपरली कर रहे हैं, बेटर एक्शन के साथ कर रहे हैं, तो उसका रिएक्शन जरूर मिलेगा। हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है कि नहीं होता है ना? तो इसका एक्शन का रिएक्शन ये है। सही है ना? नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल। शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इन्हें बोलते हैं बायोमोलिक्यूल, हिंदी में बोलते हैं जैव अणु। ठीक। अब ये दो प्रकार के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े। अच्छा, जो छोटे वाले होते हैं उन्हें बोलिएगा बायो और बीच में लगाइएगा माइक्रो मॉलिक्यूल, यानी छोटे वाले जैव अणु। इंग्लिश हिंदी में बोल सकते हैं सूक्ष्म जैव अणु। और कुछ बहुत बड़े साइज के होते हैं, उन्हें क्या बोले? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल यानी कि बृहद जैव अणु। तो कितने प्रकार के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? दो, छोटे वाले को माइक्रो मॉलिक्यूल, बड़े वाले को मैक्रो मॉलिक्यूल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बड़े वाले। बड़े वाले यानी बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी कि हिंदी में बृहद जैव अणु। उसमें हमने कल पढ़ा था प्रोटीन, आज पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। आज पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, लेकिन एनसीईआरटी ने कार्बोहाइड्रेट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, तो हम बताते हैं कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसेकेराइड में क्या रिलेशनशिप है। राइट, कल हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। ठीक है, ये कौन सा था? टर्सरी। ठीक है, ये बताइए सीधा सीधा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? प्राइमरी। ये जो ऐसे घूम गया ये क्या है? और ये जो ऐसे टीन सेट की तरह है ये होता है बीटा सीड। अच्छा, ये जो ऊन का गोला है ये क्या है? टर्सरी। ऐसे कई सारे गोले अगर एक विशेष आकृति ले ले तो उसे क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी। याद आया? याद आया कि नहीं? आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? एडल्ट हीमोग्लोबिन की फीटल हीमोग्लोबिन? एडल्ट हीमोग्लोबिन। एडल्ट हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है, जिसमें से 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा, 2 एक जैसी 2 एक जैसी, तभी तो 2 अल्फा 2 बीटा। और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। हमारी बॉडी का ऑक्सीजन कैरियर कौन है? हीमोग्लोबिन। कहां पाया जाता है? आरबीसी में। इसलिए आरबीसी का कलर कैसा दिखता है? रेड। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, इसीलिए आरबीसी का कलर होता है रेड। इसीलिए उसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड सेल, हिंदी में बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। बोलो क्लियर है? आज का टॉपिक फिर आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक क्या है? हेडिंग डालिए पॉलीसेकेराइड यानी बहुशर्करा। वो बताते हैं, आप पहले लिखोगे कुछ, बॉन्ड एक जगह आएंगे सारे। पॉलीसेकेराइड यानी बहुशर्करा, हिंदी में चाहिए तो ये, इंग्लिश में चाहिए तो ये। पॉलीसेकेराइड। हेडिंग क्या डाला आपने? पॉलीसेकेराइड। हिंदी में चाहिए तो बहुशर्करा। हाँ, मैं कहता रहा हूं बॉन्ड एक साथ लिखाऊंगा, पूरे जितने बायोमोलिक्यूल खत्म हो जाएंगे तो बॉन्डिंग सारे की एक साथ लिखाऊंगा। अभी 4 लिखाऊंगा फिर 5 लिखाऊंगा, अलग अलग बिखेरना नहीं है, एक साथ आना है। एनसीईआरटी ने भी देखिए बॉन्डिंग एक साथ लिखी है। तो पॉलीसेकेराइड
यानी कि बहुशर्करा, नाम से स्पष्ट हो रहा है इसमें कई सारे सुगर्स हैं कि एक दो सुगर हैं। पॉली मतलब मैनी, पॉली मतलब मैनी, और सेक्राइड मतलब सुगर। और देखो मैनी मतलब बहुत सारी, मैनी मतलब बहुत सारी, और सुगर मतलब शर्करा। अरे शक्कर बोलते हैं ना, शक्कर, शर्करा, बायोलॉजी में शर्करा बोलते हैं, राइट। क्लियर है बात। तो पॉलीसेक्राइड यानी कि बहुशर्करा पढ़ने जा रहे हैं, क्लियर। तो हेडिंग डाल दी आप लोगों ने, आइए जल्दी आइए बैठिए। देखिए हम लोग का टॉपिक चल रहा है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो या माइक्रो, बड़े वाले कि छोटे वाले। और मैंने रफली आपको बताया था कि बड़े वाले मॉलिक्यूल पॉलीमर्स के फॉर्म में होते हैं, पॉलीमर्स की मोनोमर, और छोटे वाले मोनोमर्स, छोटे वाले मोनोमर्स, बड़े वाले पॉलीमर। तो अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, पॉलीमर पढ़ रहे हैं। बड़े वाले की छोटे वाले, बड़े वाले। उन बड़े वाले मॉलिक्यूल में कल पढ़ा था प्रोटीन, तो आज पढ़ रहे हैं पॉलीसेक्राइड। तो हमारी हेडिंग है पॉलीसेक्राइड, हिंदी में बोलते हैं बहुशर्करा, राइट। सबसे पहले समझेंगे, समझने के बाद नोट्स बनाएंगे। पहले समझ में आना चाहिए तभी तो नोट्स बनाएंगे। अब सुनो, कार्बोहाइड्रेट पता है कितने प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट वो चीज होती है जिसमें शुगर इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें शुगर इन्वॉल्व हो जाए उसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक। अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक, ठीक है ना, एल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन। जो केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बायोलॉजी में ये शब्द अभी नहीं आएगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। केमिस्ट्री में भी एक बायोमोलिक्यूल है, एक बायोलॉजी में भी बायोमोलिक्यूल है। हम लोग कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी वाला। तो हमें ज्यादा डीप नहीं जाना, हमें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट तक रहना है। हमें किस रेंज तक रहना है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट तक रहना है, हमें उससे दूर नहीं जाना। तो हम पढ़ रहे हैं पॉलीसेक्राइड, इसके ग्रुप का नाम है कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है। अब कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं। कौन से तीन प्रकार, अगर सिंगल शुगर है तो मोनोसेक्राइड यानी एकल शर्करा। और अगर ऐसे 2 से 10 मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए तो चेन थोड़ी बड़ी बन गई, तो उसको बोलेंगे पता है ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। और अगर 10 से भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स जुड़ गए, अगर 10 से भी ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल जुड़ गए, चेन बहुत लंबी हो गई, 1000, 2000, 6000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, तो इस तरह के मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल को बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। तो बताओ कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। अगर सिंगल शुगर जुड़ी हुई है तो मोनोसेक्राइड यानी एकल शर्करा। और अगर 2 से लेके 10 तक शुगर जुड़ गई, 2 से 10, मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस रेंज के ग्रुप को बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड। क्या बोलते हैं, ओलिगोसेक्राइड। तो ये दूसरा ग्रुप हो गया। अच्छा तीसरा ग्रुप है जिसमें 10 से भी ज्यादा मोनोसेक्राइड्स पाए जाएंगे, उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड। तो हम लोग छोटे वाले पढ़ रहे हैं, सबसे छोटे वाले पढ़ रहे हैं कि मीडियम वाले पढ़ रहे हैं कि सबसे बड़े वाले पढ़ रहे हैं, सबसे बड़े वाले। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर हो गई। तो पहले जितनी बात समझ में आ गई उसको हम लोग नोट्स में कन्वर्ट भी करते चले, तो एक साथ दोनों चीजें होती जाएंगी। हमारी हेडिंग थी पॉलीसेक्राइड। हमारे भोजन में क्या क्या होता है, हमारे भोजन में मुख्यतः 4 चीजें होती हैं। क्या चीजें होती हैं, 4 चीजें, ठीक है। फूड में यानी भोजन में 4 चीजें होती हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमें चावल से मिलता है, हमें रोटी से मिलता है, हमें बहुत सारे आलू वगैरह से मिलता है, चीनी से मिलता है, आलू से मिलता है। बोलो सही है ना, उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। एक दूसरी चीज हम लोग भोजन में लेते हैं लिपिड,
लिपिड यानी वसा, फैट एंड ऑयल। एक तीसरी चीज हम लोग लेते हैं प्रोटीन, और एक चौथी चीज लेते हैं न्यूक्लिक एसिड। जिसमें आते हैं दो चीजें, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो आपका ये वाला पॉलीसेक्राइड है ये किस ग्रुप को बिलोंग करेगा? बिलोंग्स टू, इस जगह पे बिलोंग करेगा। जो आज चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसको बिलोंग कर रहा है? फूड में किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट को। एक बात समझ में आ गई, भोजन जो हम लेते हैं उसमें हम कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, हम लिपिड यानी वसा भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं जो अंडे, मांस, मछली इनसे मिलते हैं, और न्यूक्लिक एसिड हमें फल, सब्जी और इन सबसे मिल जाते हैं। राइट, ये सारी चीजें हमारे शरीर में जाती हैं और तभी तो हमारे सेल में प्रवेश कर जाती हैं। तो हमारे सेल में यानी कि ये सारे मॉलिक्यूल है कि नहीं है? है। और उनमें से भी आज हम कौन सी कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट आप जानते हो उसी का ये पार्ट है। अब कार्बोहाइड्रेट यानी मैं लिख सकता हूं इट बिलोंग्स टू विच ग्रुप? हाँ, इट बिलोंग्स टू, इट वर्ड मैंने किसके लिए किया है? हेडिंग जिसकी पढ़ी है, जिसकी हेडिंग पढ़ी है, इट बिलोंग्स टू कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट को बिलोंग करता है। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट में भी तीन टाइप होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। कार्बोहाइड्रेट में भी कितने टाइप होते हैं? तीन टाइप होते हैं। तीन टाइप में भी पहला टाइप कौन सा है? पहला टाइप है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड। और एक लास्ट ग्रुप है पॉलीसेक्राइड। तीनों में डिफरेंस क्या है? इसमें एक शुगर होगी, ये एक शुगर के बने होते हैं, ये 2 से 10 शुगर के बने होते हैं, और ये मोर देन 10 शुगर के बने होते हैं। समझे? बताइए ये कितनी शुगर के बने होते हैं? ये सिंगल शुगर के बने होते हैं। अगर हम रफली शुगर का स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करें ना तो ये देखो ऐसे होगा। मोनोसेक्राइड एक शुगर के बने हुए हैं, है ना? 1 शुगर। यहां देखते हैं ये कितने शुगर के बनेंगे? 2 शुगर के बने होते हैं, और बीच में बॉन्ड भी होगा। भाई 2 शुगर जुड़ जाएगी ना। ठीक है, तो इसमें होता है 2 to 10 शुगर, इसमें 2 से 10 शुगर होती है। दिख रहा है ना सब कुछ? अब यहां पर देखो, यहां पर सीधे लिख देते हैं मोर देन 10 शुगर, मोर देन 10 शुगर्स। ये 2 से 10 शुगर्स के बने हुए थे, ये मोर देन 10 शुगर्स के बने हुए हैं। यानी अब हम पहुंच पाए कि पॉलीसेक्राइड होता क्या है। पॉलीसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिसमें शुगर की संख्या एक नहीं, 2 से 10 भी नहीं, 10 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना? अगर एक है तो इट बिलोंग्स टू मोनोसेक्राइड, अगर 2 से 10 है बिलोंग्स टू ओलिगोसेक्राइड, और अगर 10 से ज्यादा है तब ये बिलोंग करेगा पॉलीसेक्राइड को। तो पहले तो हमें एनसीईआरटी ने यही नहीं क्लियर किया है कि भाई ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है। बताइए ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है? 4 ऑप्शन अगर आपके सामने हो
अगर आपके सामने 4 ऑप्शन मैं बना दूं और मैं पूछूं आपसे पॉलीसेकेराइड बिलोंग्स टू विच ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 लिपिड, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 न्यूक्लिक एसिड, तो आंसर पहला क्वेश्चन। जबकि एनसीईआरटी पढ़ के ये कंफ्यूजन दूर नहीं होता क्योंकि उसमें लिखा ही नहीं है ढंग से। ठीक है, आगे चलते। अब कई बच्चे कह देते कि पॉलीसेकेराइड को ही बोल देते कार्बोहाइड्रेट है। अब कंफ्यूजन हो जाता है, क्या सारे पॉलीसेकेराइड को कार्बोहाइड्रेट कहा जा सकता है? सारे को नहीं बोल सकते, सारे को कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते, केवल उन्हीं को बोलेंगे जिनमें शुगर की संख्या 10 से, एक तो ये भी कंफ्यूजन है ना। अगर कोई बोल देता है कि पॉलीसेकेराइड को कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन क्या सारे सारे कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेकेराइड बोल सकते हैं? नहीं, डिफरेंस है ना। केवल उन्हीं को बोलेंगे पॉलीसेकेराइड जिनमें शुगर की संख्या 10 से ज्यादा हो। ठीक है। अब अच्छा एक बार बताओ, ये छोटे मॉलिक्यूल है, ये छोटे मॉलिक्यूल है, ये काफी बड़ा मॉलिक्यूल है, तो पॉलीसेकेराइड किसको बिलोंग करेगा? पॉलीमर को कि मोनोमर को? पॉलीमर को कि मोनोमर को? बायो मैक्रो का पार्ट है कि बायो माइक्रो का पार्ट है? तो अब हम आगे लिखना चालू करते हैं। पॉलीसेकेराइड हिंदी नेम आपको पता है? इस पॉलीमर, पॉलीमर है ये, पॉलीसेकेराइड इज पॉलीमर, यानी बहुलक है ये। अगर ये पॉलीमर है तो किसका बना होगा? मोनोमर के एन यूनिट का बना होगा ना, मोनोमर के एन यूनिट का बना होगा ना। इसकी एन यूनिट से मिलके बना होगा, इसको बड़े ब्रैकेट में डाल दो और एन यूनिट, एन क्या दिखा रहा है? एन इज द नंबर्स ऑफ मोनोमर, नंबर्स ऑफ मोनोमर्स। क्लियर है? अच्छा, और एक रूल और बताया था, यदि कोई पॉलीसेकेराइड है, यदि कोई पॉलीसेकेराइड है तो बताओ बड़ा मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, तो ये बिलोंग करेगा किस ग्रुप को? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल को कि माइक्रो मॉलिक्यूल को? इट बिलोंग्स टू बायो मैक्रो, माइक्रो की मैक्रो, मैक्रो मॉलिक्यूल, इट बिलोंग्स टू बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और इस वर्ड को थोड़ा मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये देखो, और इसका मतलब निकलता है बड़े वाले जैवड़ू। इट बिलोंग्स टू बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा कि कम होगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1000 डाल्टन से लेकर के 10,000 डाल्टन तक। डीए मतलब क्या? डाल्टन, जो कि साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, DALTON, डाल्टन, इंग्लिश में डाल्टन, DALTON। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बन गया? पॉलीसेकेराइड बिलोंग्स टू विच ग्रुप? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 न्यूक्लिक एसिड, नंबर 3 लिपिड, नंबर 4 प्रोटीन। अब बताओ किसको बिलोंग करता है? ठीक। अच्छा, क्या सभी क्या सभी कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेकेराइड कह सकते हैं? नहीं, सबको नहीं कह सकते। उनको कह सकते हैं जिनमें मोनोमर्स की संख्या 10 से ज्यादा हो, उनको कह सकते हैं जिनमें मोनोमर्स की संख्या 10 से ज्यादा हो। राइट, इतनी बातें क्लियर? जिनमें मोनोमर्स की संख्या 10 से ज्यादा हो।
इतनी बातें क्लियर हो गई? तो ये जो कंफ्यूजन थे ये दूर हुए कि नहीं? अब आगे बताइए, अगर कोई कहीं पे भी पॉलीमर लगा होगा तो आप समझ जाओगे ये कैसे मॉलिक्यूल है, मैक्रो की माइक्रो, यानी बड़े वाले की छोटे वाले। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है कि कम है? कितना है? 1000 डाल्टन से 10,000 डाल्टन। अगर ये माइक्रो मॉलिक्यूल होता तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता 18 से 800 डाल्टन। 18 से 800 डाल्टन कितना होता? हाँ, चूंकि ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल हैं तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत बड़ा होगा। कितना होगा? मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 10,000 डाल्टन तक हो सकता है। ये बात समझ आई? क्लियर है? ये बात समझ आ गई? आगे कितनी बातें क्लियर हो गई? अब आगे देखिएगा। अच्छा, जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं उनको हमने अलग किया था, और जब अलग किया था तो वो कहां पाए गए थे? एसिड सोल्यूबल पूल का हिस्सा था कि एसिड इनसोल्युबल पूल का हिस्सा था? खुद सोच के देखो, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा छोटे से मॉलिक्यूल पानी में घुलनशील होते हैं, और अगर चेन लंबी होती चली जाए तो पानी में ये अघुलनशील यानी इनसोल्युबल हो जाएंगे। बताओ, ये पानी में सोल्युबल है कि बी पानी में सोल्युबल है? ए पानी में सोल्युबल है कि बी पानी में सोल्युबल है? अच्छा, अब जरा एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो अब चेन ब्रांच हो गई। अब बताओ अब कौन सबसे ज्यादा पानी में सोल्युबल कौन है? उससे कम कौन है? सबसे कम कौन है? मतलब ब्रांच बढ़ने से सोल्युबिलिटी कम होगी कि नहीं? ये बात याद रखना, अभी आएगी ये बात अभी मैं बोलूंगा। कंफर्म है? बताओ, सबसे जितनी चेन छोटी होगी पानी में उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा, चेन लंबी होने लगे सोल्युबिलिटी घटने लगेगी, चेन ब्रांच होने लगे सोल्युबिलिटी और घट जाएगी। समझते हो ना? कंफर्म है ना? अब आप बताओ, पॉलीसेक्राइड तो बड़ी बड़ी चेन है, और आगे चल के बताएंगे इसमें से कुछ तो अनब्रांच है और कुछ ब्रांच्ड है। पॉलीसेक्राइड में कुछ अनब्रांच्ड है और कुछ ब्रांच्ड है। तो आप खुद बताओ, ये पानी में जो अनब्रांच्ड है वो पानी में घुलनशील होगी, और जो ब्रांच्ड होगी वो पानी में घुलनशील नहीं होगी। ठीक है ना? अब आप खुद बताओ, अभी मैं आपको एक बात बोल रहा था, मैंने बोला था ये कहां पाया जाएगा? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में? इनसॉल्युबल में, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी चेन है और ब्रांच भी होती है, इसीलिए एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाएगा। पॉलीसेक्राइड क्योंकि ये पॉलीमर है ना, इसलिए। पॉलीमर्स इनसॉल्युबल हो रहा है कि सॉल्युबल? ज्यादातर पॉलीमर कैसे होते हैं, अगर ब्रांच्ड हो गए तो इनसॉल्युबल हो जाएंगे, और अगर अनब्रांच है तो एक बार सॉल्युबल होंगे, राइट? एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? एनसीईआरटी देखते हैं, एनसीईआरटी भी साथ लेके चलते हैं। देखो क्या लिखा है, ये हेडिंग क्या पड़ी हुई है? पॉलीसेक्राइड। हेडिंग क्या पड़ी हुई है? पॉलीसेक्राइड। एसिड इनसॉल्युबल पैलेट में पाया गया कि सॉल्युबल? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में या पूल में पाया जाता है। क्लियर? क्यों इनसॉल्युबल में? क्योंकि पॉलीमर है कि मोनोमर? बड़े मॉलिक्यूल हमेशा कहां मिलेंगे? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। और छोटे मॉलिक्यूल हमेशा कहां मिलेंगे? एसिड सॉल्युबल पूल में। इतनी बातें क्लियर है? और रटना भी नहीं है, क्यों? छोटे मॉलिक्यूल पानी में घुलनशील होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल पानी में घुलनशील नहीं होते, इसीलिए ये बड़े मॉलिक्यूल है, नाम के आगे पॉली लगा है मतलब ये पॉलीमर है, इसलिए तो ये कैसे होंगे? इनसॉल्युबल कि सॉल्युबल? इनसॉल्युबल। इसका नाम क्या है? किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? किस तरह के पॉलीसेक्राइड, किस तरह के कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेक्राइड कहते हैं? जिनमें शुगर की संख्या
10 से ज्यादा हो। देखो ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन अब हमारी थीम बन गई। कह रहे हैं अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, ये भी किसकी क्लास को बिलोंग करता है? मैक्रोमोलिक्यूल। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 1000 डाल्टन से लेकर के 10,000 डाल्टन। बोलो एनसीईआरटी को क्रैक कर लिया आप लोगों ने? एनसीईआरटी को क्रैक कर लिया? बताओ कोई भी पॉलीमर होगा वो कहां मिलेगा? इनसॉल्युबल पूल में, पहली शर्त। दूसरी शर्त, अगर पॉलीमर लगा हुआ है तो पॉलीमर के आगे पॉली तो वर्ड आएगा ही ना। तो देखो पॉली लगा हुआ है, और किसका पॉलीमर है? सैकराइड यानी शुगर का। शुगर का पॉलीमर है। अब सवाल ये उठता है कितनी शुगर मिल करके पॉलीसैकराइड बनाएंगे? मिनिमम 10 से ज्यादा, कम नहीं, 10 से ज्यादा। मतलब मिनिमम होनी चाहिए 11। बोलो मिनिमम होनी चाहिए 11। 11, 12, 13, 14, 15, 16, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, उसके आगे कुछ भी हो जाए। राइट। इसके ग्रुप का नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्लास का नाम क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल की माइक्रो, सूक्ष्म जैवअणु की बृहद जैवअणु। देखो सब कुछ बता दिया। अब समझ रहे हो एनसीईआरटी कैसे क्रैक करनी है? पॉलीसेक्राइड लंबी चेन है कि छोटी? जब पॉलीमर बोल रहे हो तो लंबी ही चेन होगी। राइट। अच्छा किसकी लंबी चेन है? शुगर की। इतनी बात हम लोग ने क्लियर कर ली है ना। अब देखो इतनी बात हमें क्लियर है। अब सुनना, पॉलीसेक्राइड्स दो टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। अच्छा एनसीईआरटी की एक लाइन बताना चाहूंगा उसके पहले। पॉलीसेक्राइड इज मेड अप ऑफ सुगर which act as बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसका क्या मतलब है? बिल्डिंग ब्लॉक्स शब्द एनसीईआरटी ने किसको बोला है? यानी जिस प्रकार एक दीवार छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनी होती है, उसी प्रकार एक पॉलीसेक्राइड छोटे छोटे शुगर के बिल्डिंग ब्लॉक्स का बना होता है। मतलब जिससे शुगर का क्या बनेगा? ढांचा बनेगा। शुगर का पॉलीसेक्राइड का ढांचा किससे बनेगा? छोटे छोटे यूनिट से। इन्हीं को आपने बोल दिया शुगर। शुगर एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द पॉलीसेक्राइड। मतलब कहना ये चाहता है ये जो छोटी छोटी यूनिट है शुगर की, ये मिल करके क्या बना लेगी? एक बड़ी सी चेन बना लेगी। अब तो इनको क्या बोलेंगे? ये पर्टिकुलर क्या है? दिस इज शुगर। शुगर ही किसकी तरफ एक्ट कर रही है? बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक। शुगर एक्ट कर रही है किसकी तरह? बिल्डिंग ब्लॉक। तो किसकी तरह एक्ट कर रही है? बिल्डिंग ब्लॉक। इसको हिंदी में अगर लिखना है तो ऐसे। इतनी बातें क्लियर? मतलब छोटी छोटी शुगर जब मिलेंगी तो एक बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी। किसकी बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी?
तो एनसीईआरटी ने शुगर को क्या बोल दिया है? बिल्डिंग ब्लॉक वो होती है जिससे मिलकर के छोटी छोटी यूनिट, जिससे मिलकर के बड़ी यूनिट बन जाए। जैसे हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल। हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? समझ गए ना? समझ गए ना? एनसीईआरटी की लाइनों को एक्सप्लोर करना सीखो, तभी एनसीईआरटी की लाइनें ब्रेन में रहेंगी। हमने अभी कितनी लाइनें पढ़ाई हैं? अब सोचो 3 में कितनी लाइनें हैं? चलो नेक्स्ट आगे। अब पॉलीसेकेराइड पता है 2 तरह के बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बने होते हैं। सुनिएगा मेरी बात, 2 तरह के बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये और ये छोटा सा चेन ले लेते हैं। 10 से ज्यादा होनी चाहिए, भले ही मैं 10 ना बनाऊं, वो बता चुका हूं बात। अब मिनिमम मैं मान लो या 4-5 बना रहा हूं तो आप इसको पॉलीसेकेराइड नहीं कहोगे, गलत। बता चुका हूं रूलिंग। रूलिंग ये है कि 10 से कम शुगर। लेकिन हाँ, हम लोग एक्सप्लेन अब उस कॉन्सेप्ट से हट गए, इस कॉन्सेप्ट पे आ गए। बताओ, या तो सारे शुगर सेम है और या तो सारे शुगर डिफरेंट होंगे। अगर सारी शुगर डिफरेंट है तो क्या बोलोगे आप? तो बोलेंगे ये है होमोपॉलीमर और ये है हेट्रोपॉलीमर। ठीक है ना? ये समान बहुलक और ये असमान बहुलक, यानी होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर 2 प्रकार के होते हैं। तो आइए उसी टॉपिक पे चलते हैं। टाइप्स, पॉलीसेकेराइड का टाइप्स कितने टाइप्स हैं? 2। पहला बताइए। और एक है हेट्रोपॉली। होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, होमोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। बोलो सही है ना? होमोपॉलीसेकेराइड भी बोल सकते हैं और हेट्रोपॉलीसेकेराइड भी बोल सकते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल बताते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल, एग्जांपल है, आप कहां पे बैठे हो इस समय? अरे आप इस समय किस जगह पे बैठे हो? इस जगह का कोई नाम है? कैरियर इन्फिनिटी क्लासेस। तो उसको शॉर्ट में बोलते हैं सीआईसी। क्या बोलते हैं? सीआईसी मतलब क्या? कैरियर इन्फिनिटी क्लासेस। और यहां पर आप स्टडी कर रहे हो, यानी कि हम बोल रहे हैं जनरल स्टडी कर रहे हो। तो फार्मूला क्या बना? सीआईसी जीएस। बताओ फार्मूला क्या बना? इसका पूरा नाम कैसे याद रहेगा? करियर इन्फिनिटी क्लासेस फॉर जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज इसलिए कि आप बायोलॉजी भी पढ़ रहे हो। बायोलॉजी में भी 2 ब्रांचेस है, जूलॉजी एंड बॉटनी। उसी तरह आप फिजिक्स भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी कई सारी ब्रांचेस है, मैकेनिक्स है, लाइट है ना, फ्लूइड है, एटसेट्रा। इसी तरह आप केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ रहे हो। तो इतनी सारी स्टडी को मैंने बोल दिया जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज क्लियर? तो फार्मूला क्या बना हमारा? सीआईसी जीएस। याद रहेगा? इसका फार्मूला है सीआईसी जीएस। अब सी का मतलब सुनो, सी का मतलब इसमें आएगा सेलुलोज। आई से इनुलिन, याद आया? इनुलिन, इनुलिन की इंसुलिन, इनुलिन की इंसुलिन। अच्छा एक बात बताओ, इंसुलिन कहां पढ़ा था? प्रोटीन में, बिल्कुल सही जवाब। इंसुलिन अलग है, इनुलिन अलग है। इंसुलिन इज द प्रोटीन, इनुलिन इज द पॉलीसेकेराइड। बिल्कुल क्लियर है? फिर सी से, काइटिन। और फिर जी से ग्लाइकोजन। सुना है?
और एस से स्टार्च, सुना है आप लोगों ने? अब आप समझ रहे हो ना कितना इजी है चीजें। एक क्वेश्चन यहां से भी बनेगा कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोपॉलीमर ऑफ पॉलीसेक्राइड, या विच ऑफ फॉलोइंग इज होमोपॉलीसेक्राइड। मैं क्वेश्चन बना के बताता हूं, रुक जाना आप, इधर देखो क्वेश्चन सुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पूछ लेता हूं इज नॉट होमोपॉलीसेक्राइड, होमोपॉलीसेक्राइड, निम्नलिखित में से कौन सा होमोपॉलीसेक्राइड नहीं है? तो क्या पूछा है कि नहीं है? और ये सारे किसके एग्जांपल हैं, है ना? तो सुनना, मैं इसमें से ऑप्शन बना के दिखाता हूं आपको। देखो क्वेश्चन कैसे कर पाओगे एग्जाम में, समझ में आ जाएगा। सेलुलोज, तो सेलुलोज तो है, आपको क्या ढूंढना है? जो ना हो तो सेलुलोज तो है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन है। अच्छा अच्छा, और कह रहा है काइटिन। अब बताओ आंसर क्या हुआ? थर्ड, ये नहीं है। तो देखो आपने इससे ही क्वेश्चन निकाल लिया। स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करोगे तो आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लेता कि निम्नलिखित में से कौन सा होमोपॉलीसेक्राइड है, अब यहाँ ऑप्शन एग्जामिनर को बदलना होता। देखो सेलुलोज हटा दिया, ग्लाइकोजन हटा दिया, काइटिन हटा दिया। अब ऑप्शन सुनना, फर्स्ट ऑप्शन, मतलब जो पता है वो होमोपॉलीसेक्राइड, जो नहीं पता है वो हेट्रो। समझ गए ना? दो तरह के क्वेश्चन इससे आ गए, केवल इतने से, केवल इस फार्मूले से, सीआईसीजीएस से। समझ आई आपको बात? चलो इसका, इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए आ गया रेस्ट ऑफ द पॉलीसेक्राइड, रेस्ट ऑफ द पॉलीसेक्राइड, पीएस मतलब पॉलीसेक्राइड, रेस्ट मतलब बचे हुए। एग्जाम्पल फिर भी मैं लिख देता हूं ताकि याद रहे। एक आएगा, आगे पढ़ोगे अगर अगर, आगे पढ़ोगे अगर अगर, ठीक है ना? अगर अगर। एक आप पढ़ोगे हेमीसेलुलोज, सेलुलोज का भाई कौन है? हेमीसेलुलोज। एक आएगा पेक्टिन, और एक आ जाएगा गम एसेट्रा, गम एसेट्रा। तो जो आपको नहीं भी याद होता है ना, कोई टेंशन नहीं, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूं, आप इसको याद मत करो, ऑप्शन में देख लेना। जो है, जो लिस्ट में है ये होमोपॉलीमर्स है, और जो नहीं है वो हेट्रोपॉलीमर है। हमने नाम इसलिए लिखा दिया कि अगर ऑप्शन रहेंगे तो आपका माइंड फिर भी वहां तक दौड़ जाएगा। राइट? क्लियर है? अच्छा, होमो क्या होते हैं? माइंड में इमेजिनेशन बनाने के लिए हम ऐसे दो कुछ चीजें बना देते हैं। ये देखो, सारे एक प्रकार के कि अलग अलग प्रकार के? सारे एक प्रकार के हैं कि अलग अलग प्रकार के हैं? और यहां देखो सारे कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के बना रहा हूं। होमो वाले में सारे एक प्रकार के मोनोमर्स हैं, हेट्रो वाले में सारे डिफरेंट प्रकार के मोनोमर्स हैं। इसका एग्जांपल है सीआईसीजीएस, सेलुलोज, इनुलिन। इनुलिन या इंसुलिन? अच्छा फिर से पूछ रहा हूं, इंसुलिन क्या है? प्रोटीन, वेरी गुड। और इनुलिन क्या है? पॉलीसेक्राइड। फिर काइटिन, फिर ग्लाइकोजन, फिर स्टार्च। और यहाँ पे जो बच गए वो सारे हो जाएंगे हेट्रो। जो बच गए वो सारे, याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। हमने इसलिए बता दिया कि ऑप्शन में दिखेगा तो ऐसा लगेगा ना, अरे यार इसको तो कहीं देखा है। कहाँ देखा, कहाँ देखा है? अच्छा, ये बच्चे वाले हैं, ये जो बच्चे वाले थे, बच्चे वाले कौन से थे? होमो की हेट्रो? हेट्रो। इज दैट क्लियर?
बिल्कुल क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? बढ़ा जाए आगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक एक करके पढ़ना है, एक एक करके। तो आ जाइए, एक काम करते हैं, पहले समझा दें आपको, अब आगे की चीज समझानी पड़ेगी मुझे आपको। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलीसेक्राइड, उसके अंडर में आ गया क्या? सेलुलोज। आ गया कि नहीं आ गया? तो सेलुलोज। अब जो सेलुलोज होता है, या कोई भी पॉलीसेक्राइड हो, कोई भी पॉलीसेक्राइड, मैं किसी की भी बात कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर सेलुलोज की बात नहीं कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। कोई भी पॉलीसेक्राइड में दो एंड होंगे, दो एंड होंगे। जैसे प्रोटीन में भी दो एंड थे, लेफ्ट एंड, और यहां पर भी दो एंड होंगे। लेफ्ट एंड, ये कौन सा एंड है? और ये कौन सा एंड है? राइट हैंड। लेफ्ट हैंड, और ये शुगर है, एक शुगर, दो शुगर, तीन शुगर, चार शुगर, मिनिमम कितनी? मिनिमम 10 शुगर होनी चाहिए, 10 से ज्यादा होनी चाहिए, 10 से ज्यादा होनी चाहिए। तो 10 से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अब चूंकि कितना लंबा बनाएंगे चेन को, इसलिए छोटा सा चेन बनाया गया है। अब बताओ चेन कितनी भी हो, और एन लिखा हुआ है, ये देखो, एन मॉलिक्यूल, यानी कि मोनोमर के एन मॉलिक्यूल का बना होता है। मोनोमर का नाम है सुगर यानी शर्करा, और शर्करा देखो बॉन्ड द्वारा जुड़ गई है। कौन सा बॉन्ड मैं अभी बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा आपको, राइट। देखो इसके कितने एंड दिख रहे हैं? दो। ये कौन सा एंड है? लेफ्ट की राइट? दिस इज लेफ्ट हैंड एंड दिस वन इज, बताइए ये लेफ्ट हैंड है कि राइट? और ये आर, आर वर्ड किस में आ रहा है, लेफ्ट में कि राइट में? तो आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसिंग एंड। शुगर का जो राइट हैंड होता है वो रिड्यूसिंग होता है। अब बताओ जो लेफ्ट वाला बच्चा वो कैसा हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग। याद करने का ट्रिक सही है ना? बताइए, राइट हैंड इज और लेफ्ट हैंड इज। अच्छा, इसको रिड्यूसिंग एंड क्यों बोला? आपने दो चीजें सुनी होगी, एक फैलिंग सॉल्यूशन, एक टॉलेंस रिएजेंट। एक फैलिंग सॉल्यूशन, एक टॉलेंस रिएजेंट। नहीं सुना तो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो सर पढ़ाएंगे। एक होता है फैलिंग सोल्यूशन, और एक होता है टॉलेंट रिएजेंट। इन दोनों को यदि कोई शुगर रिड्यूस कर ले तो उसे रिड्यूसिंग, और अगर ना रिड्यूस कर पाए तो नॉन रिड्यूसिंग। ये एंड उसको रिड्यूस नहीं कर पाता, ये एंड उसे रिड्यूस कर लेता है। तो बताओ, जो रिड्यूस नहीं कर पा रहा, जो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पा रहा, उसे क्या बोलेंगे? और जो रिड्यूस कर ले रहा है उसे क्या बोलेंगे? और अगर भूल जाना तो याद कर लेना, सर ने बोला था आर में, आर लेटर कहां था? राइट में। इसमें LEFT में कहीं आर आया? और राइट लिखते ही आर आ गया, RIGHT। राइट मतलब दाहिना, तो दाहिना वाले में राइट लिखोगे, राइट से क्या याद आ जाएगा? रिड्यूसिंग एंड। और कोई पूछ ले, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कोई पूछ ले सर रिड्यूसिंग क्यों बोल रहे हो, बताना दो चीजें आती हैं, एक फैलिंग सॉल्यूशन और एक कौन सा आता है? टॉलेंस रिएजेंट। अगर ये एंड उसको रिड्यूस कर लेता है तो इसे रिड्यूसिंग बोलेंगे, लेकिन ये एंड उसको रिड्यूस नहीं कर पाता तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड बोलेंगे। बोलो क्लियर? तो पॉलीसेक्राइड में कितने एंड होते हैं? लेफ्ट वाला, राइट वाला। अब हम आ जाते हैं सेलुलोज पे, अब कॉमन चीज पे आते हैं, सेलुलोज पे। अच्छा, ये सेलुलोज है, सेलुलोज ग्लूकोज के लगभग 6000 मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है। कितने हजार? 6000 मॉलिक्यूल अगर ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 6000, तो ये जो लंबा सा शुगर की चेन बन गई, इसी का नाम है क्या? इसी का नाम है सेलुलोज। तो बताओ, सेलुलोज ग्लूकोज के 6000 मोनोमर के मिलने से बनते हैं। कितने हजार? हाँ, हालांकि याद नहीं करना, लेकिन लमसम दिमाग में आइडिया होना चाहिए। अब बताओ, ये एंड उसका क्या कहलाएगा? नॉन रिड्यूसिंग। और ये एंड क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग। अच्छा, शुगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं? लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम, लीनियर, लीनियर लाइन डायग्राम, रॉड जैसा, सीधा सीधा, कहीं पे फोल्ड नहीं आना चाहिए, कहीं भी फोल्ड। बताइए, क्या शुगर की चेन में कहीं फोल्ड आ रहा है इसमें? नहीं। तो इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर के सेकेंडरी? लाइन डायग्राम जैसा दिखेगा कि ऐसे हेलिकल जैसा दिखेगा? लाइन डायग्राम जैसा दिखेगा, कल प्रोटीन में समझाया था।
वैसे यहाँ पे भी वही रूल यहाँ पे भी लागू होते हैं। यदि कोई शुगर सीधी हो तो प्राइमरी, कोई ऐसे हेलिकल हो जाए सेकेंडरी, कोई उनके गोले जैसी हो जाए टर्सरी, सही है ना, और ऐसे कई शुगर जुड़ जाए तो क्वार्टरनरी। समझे? समझे ना? तो आप बताओ ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है कि सेकेंडरी? मतलब सेलुलोज लीनियर स्ट्रक्चर होगा कि हेलिकल? लीनियर की हेलिकल। अच्छा, और एक रूल अब सुनना, जो लीनियर स्ट्रक्चर होगा उसमें फोल्ड नहीं पाए जाएंगे, और अगर फोल्ड नहीं पाए जाएंगे तो अगर आप इसको आयोडीन से रिएक्ट कराओगे तो ये आयोडीन से रिएक्शन नहीं करेगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोल्ड ना होने के कारण ये आयोडीन को बांध नहीं पाता, और अगर आयोडीन को बांध नहीं पाता तो ये कोई कलर नहीं देगा। अगर आयोडीन को बांध लेता तो ब्लू, ब्लैकिश ब्लू कलर देता है, अगर सिंगल चॉइस हो तो ब्लैक, वो ब्लू कलर देता। बताइए अगर ये चेन आयोडीन को बांध सकती तो कौन सा कलर देती? अच्छा, बांधने का रूल क्या है? ये चेन तभी आयोडीन को बांध सकती थी जब ये कैसी हो? हेलिकल, सेकेंडरी हो। जब सेकेंडरी हो तभी ये आयोडीन को बांध सकती थी। अब चूंकि ये सीधी सीधी चेन है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, तो ये आयोडीन को बांध नहीं सकता है, ये आयोडीन को बांध नहीं सकता है, और अगर आयोडीन को नहीं बांध सकता तो फिर क्या कोई कलर देगा? नहीं देगा। और सेलुलोज, सेलुलोज पता है कहां पे है? ये क्या है देख पा रहे हो? ये कॉटन की बॉल है, ये कॉटन की बॉल है, बॉल। और ये कॉटन की बॉल जो है जब ये फूटेगी, जब ये फूटेगी या फटेगी तो ये देखो कॉटन बाहर आ जाएंगे। ये देखो पत्तियां हैं, ये देखो कॉटन का बॉल फूट गया तो ये कॉटन के रेसे बाहर आ गए। कॉटन यानी रुई, रुई कुछ और नहीं सेलुलोज ही है। रुई क्या है? रुई क्या है? सेलुलोज। रुई क्या है? सेलुलोज। ठीक है ना? तो रुई क्या है? सेलुलोज। सारी बातें क्लियर? तो बताइए सेलुलोज क्या होते हैं? सेलुलोज लगभग 6000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के मिलने से सीधी चेन है कि फोल्डेड चेन है? प्राइमरी स्ट्रक्चर है कि सेकेंडरी? अच्छा, क्या आयोडीन को बांध पाएगा? और अगर आयोडीन को नहीं बांध पाएगा तो बताइए क्या ये कोई कलर देगा? अच्छा, अगर आयोडीन को बांध सकता तो कलर देता। कौन सा कलर देता? ब्लू। कौन सा? ब्लू, नीला रंग देता, राइट। चूंकि ये इसके अंदर फोल्ड नहीं है इसलिए आयोडीन को नहीं बांध सकता। बताओ सेलुलोज का बेस्ट उदाहरण क्या है? कॉटन, कॉटन, ठीक। अच्छा, अब आप देख पा रहे हो ये कौन सी कोशिका है? प्लांट सेल। ये प्लांट की कोशिका है। सर कैसे पहचाना आपने? सेल वॉल, सेल वॉल है, देखो ये सब सेल वॉल का पार्ट है, ये सब सेल वॉल है, ये देखो ये सेल वॉल है। प्लांट में सेल वॉल होती है जबकि एनिमल्स में सेल वॉल, प्लांट में कोशिका भित्ति होती है जबकि एनिमल्स में नहीं होती है, और इसीलिए मैंने पहचान लिया कि ये प्लांट सेल है। सही है ना? प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है, अब देखो सेल वॉल में क्या वर्ड आ रहा है? सेल, सेल वॉल। सेल में सेल वॉल वर्ड आ रहा है, सेल से बना है सेलुलोज। अब बताओ सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल किसका लक्षण है? अरे सेलुलोज का। सेल वॉल किसका लक्षण है? प्लांट्स का। सेल वॉल इज द कैरेक्टर ऑफ प्लांट, नेवर फाउंड इन एनिमल। अच्छा, सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज। बताओ सेलुलोज कहां कहां पाया जाता है? नंबर 1 कॉटन, नंबर 2 प्लांट के सेल वॉल में, प्लांट मत बोलो, प्लांट के सेल वॉल में, प्लांट की कोशिका भित्ति में, और तीसरी जगह ये पाया जाता है अगर प्लांट की कोशिका भित्ति में होता है तो पौधों को लोग काट लेते हैं, काटने के बाद इसका लुगदी बना देते हैं, यानी कि इसका पेस्ट बना देते हैं, इसको पीस देते हैं, सड़ा के पीस देते हैं, पीसने के बाद इसी से पेपर बना लिया जाता है। तो पेपर पल्प, पेपर पल्प का मतलब जो प्लांट को जब हम पीस देते हैं तो पल्प तैयार हो जाता है, गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाता है, उस गाढ़े पेस्ट को पेपर पल्प कहते हैं। और ये जो पेपर पल्प है उसी से क्या बनाया जाता है? पेपर। आपकी एनसीईआरटी किस पे छपी हुई है? पेपर पल्प पे। आपकी एनसीईआरटी पेपर पल्प पे छपी हुई है, और पेपर पल्प किससे प्राप्त हुए हैं? प्लांट से। मतलब ये किसके बने हुए हैं? सेलुलोज। आप जिस पे लिखते हो वो सेलुलोज पे लिखते हो। आप किस पे लिख रहे हो? ये किताब क्या है? ये कॉपी क्या है? ये जो आपकी नोटबुक है, ये जिस पे लिख रहे हो ये कुछ और नहीं है, ये पौधों को काट करके पीसा गया है, पीस के एक पल्प बनाया गया, उस पल्प को छोटे छोटे सीट में बिछा दिया गया, और बिछाने के बाद देखो पूरा रोल तैयार हो गया, और इसी रोल को काट काट के ये किताबें बन गई, आपकी एनसीईआरटी प्रिंट हो गई। तो जो आप ये पेपर है
जो पेपर है, पेपर इज नथिंग, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। और किससे प्राप्त होता है? प्लांट से। प्लांट में ऐसा क्या है जिससे सेलुलोज प्राप्त होता है? सेल वॉल। क्लियर है? सेल वॉल। इतनी बातें क्लियर है ना? तो सेलुलोज के बारे में सारी जानकारियां मिल गई। जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बताओगे, जल्दी जल्दी बताओगे, सेलुलोज किसके मोनोमर का बना होता है? सेलुलोज किस मोनोमर का बना होता है? ग्लूकोज। सेलुलोज किस मोनोमर से बना है? लगभग कितने हजार ग्लूकोज जुड़ जाते हैं? अच्छा, कितने एंड होते हैं इसके? लेफ्ट हैंड को क्या बोलते हैं? राइट हैंड को क्या बोलते हैं? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ये सीधा सीधा स्ट्रक्चर है, कैसे घुमा हुआ स्ट्रक्चर है? फोल्डेड की अनफोल्डेड? फोल्डेड की अनफोल्डेड? वेरी गुड। अच्छा, अगर ये अनफोल्डेड स्ट्रक्चर है, लाइन जैसा दिख रहा है, तो हम इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे कि सेकेंडरी? प्राइमरी है। एक और क्वेश्चन मिल गया। अब एक क्वेश्चन और मिल गया, अगर प्राइमरी है तो उसमें फोल्ड है कि नहीं है? अगर नहीं है तो क्या आयोडीन को बांधेगा कि नहीं बांधेगा? अगर नहीं बांधेगा तो कोई कलर देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। सेलुलोज कहां कहां पाया जाता है? कॉटन में। सेलुलोज और कहां पाया जाता है? सेल वॉल ऑफ प्लांट्स में। देखो दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया? अच्छा, और बताओ, पेपर जिसपे आप लिखते हो वो प्राप्त होता है पेपर पल्प से। वो बनाया जाता है पेपर पल्प से, प्लांट के पल्प से। पेपर जो बनाया जाता है प्लांट के पल्प से बनाया जाता है। पल्प यानी प्लांट को, प्लांट के स्टेम को ले लिया जाता है, उसको काफी पीस लिया जाता है, उसमें बहुत सारा सेलुलोज होता है, उसको उसको बिल्कुल महीन पेस्ट में बना दिया जाता है, फिर उसको उसमें कुछ केमिकल डाल के उसको चमका दिया जाता है, बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। अब व्हाइट हो गया, उसको सीटों के रूप में जमा दिया जाता है, फिर उन सीटों को पतले पतले पेजेस में काट लिया जाता है, फिर उन पेजेस के रोल बना दिए जाते हैं, फिर ये रोल आज कंपनी में जाता है, इसी पे एनसीईआरटी छप गई, इसी पे आपका रजिस्टर बन गया, इसी पे बहुत सारी चीजें बन गई। तो जिसपे आप लिखते हो, दिस पेपर इज नथिंग, दिस पेपर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट की ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। अगर हम लोग से प्राप्त होता तो हम लोगों में सेल वॉल है ही नहीं, प्राप्त कैसे होगा? सही है ना? एनिमल से प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि एनिमल में सेल वॉल नहीं है, तो हमारे पास सेलुलोज। इतनी बातें क्लियर हैं? बिल्कुल क्लियर। चलो एक काम करते हैं, दिमाग में बैठ गई नहीं कि नहीं ये सारी बातें? एक बार जल्दी से बता दो, ये लीनियर स्ट्रक्चर है कि हेलिकल? प्राइमरी की सेकेंडरी? इसके कितने एंड हैं? एक। दूसरा, इसको नॉन रिड्यूसिंग क्यों बोला? क्योंकि ये फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकता है, जबकि ये कर सकता है। और एग्जाम में भूल गए तो आप बोलना लेफ्ट में आर नहीं आ रहा है, राइट में आर आ रहा है, तो आर को रिड्यूसिंग से मैच करा लेना। क्या ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर है कि हेलिकल? स्ट्रेट है तो आयोडीन को बांधेगा कि नहीं बांधेगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर है कि सेकेंडरी? तो ये आयोडीन को नहीं बांधेगा तो क्या ब्लू कलर देगा? आइए एनसीईआरटी पे चलते हैं। एक टॉपिक कवर हुआ, क्या कवर हुआ? सेलुलोज कवर हुआ। आइए देखें, देखो कितनी बारीकियों से पढ़नी होती है ना एनसीईआरटी। एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है, पर ऐसा पढ़ो कि एग्जामिनर आपके दिमाग से खेल ना पाए। मतलब हम इतना सॉलिड पढ़ेंगे कि एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाएगा भी तो कुछ नहीं, हम एनसीईआरटी ही लेके चल रहे हैं, उसके बाहर एक भी लाइन नहीं। आइए दिखाते हैं कैसे। आप यकीन मानिए कैसे। दे आर थ्रेड, जैसे कह रहे कॉटन, कह रहा है ये धागे नुमा हो सकते हैं जैसे कॉटन थ्रेड। और कॉटन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स हो सकते हैं, मोनोसेक्राइड्स हो सकती है, और यही इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाएंगे। मैंने पहले बता दिया था, लिखाया था कि नहीं ये लाइन? मैंने बोला था किसी भी पॉलीसेक्राइड्स में मोनोमर्स के बने होते हैं, इन्हीं मोनोमर्स को एनसीईआरटी ने क्या बुलाया है? बिल्डिंग ब्लॉक्स। और मैंने एग्जांपल भी दिया था, जिस प्रकार दीवारें ईंट से मिलकर बनी है, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर सेल से मिलकर बना है, तो हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक, तो फिर पॉलीसेक्राइड का बिल्डिंग ब्लॉक मोनोसेक्राइड। कंफर्म? फिर आगे देखो, कह रहा एग्जांपल लेते हैं पॉलीसेक्राइड का। पहला एग्जांपल सेलुलोज। सेलुलोज इज पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड, मतलब ये एक पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड है, और कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड। तभी तो हमने इसे होमोपॉलीमर में रखा है। होमोपॉलीमर था कि हेट्रोपॉलीमर? एक टाइप के मोनोमर थे कि अलग टाइप के? मैंने ए लिखा है, देखो अपने नोटबुक में लिखा था ना, ए। दिखाऊं? है?
होमोपॉलीसेकेराइड है कि हेट्रो? ये सारे कैसे हैं और ये सारे कैसे हैं? तो हमारे सिलेबस में है क्या? होमो। क्या नहीं है? फिर भी क्वेश्चन अगर फंसेगा तो हमारे पास की है, चाबी है हमारे पास, जुगाड़ है, जुगाड़। भारत किस पे चलता है? तो हमने आपको जुगाड़ दे दिया है, राइट। चलो यहां तक समझ में आ गया। किसका बना होता है? ग्लूकोज का। मैंने अब ये भी बताया कितने ग्लूकोज का बना होता है, लगभग 6000, लगभग 6000। और अभी लिखाऊंगा, नोट बनवाऊंगा, सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर। मैंने उसी कैटेगरी में लिखवाया है, फार्मूला भी बनाया था, CICGS। ठीक है, यहां पे आ गया। अब देखो एनसीईआरटी ने इसको टुकड़ों टुकड़ों में लिखा है, ध्यान देना। सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर। अब आगे देखिए लास्ट में क्या कह रहा है। हाँ, कह रहा है सेलुलोज डज नॉट कंटेन हेलिक्स। सेलुलोज के अंदर हेलिक्स नहीं होता, क्योंकि ये कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। यानी ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि कैसा स्ट्रक्चर है? प्राइमरी। अगर प्राइमरी है तो आयोडीन को कौन बांध पाता है? सेकेंडरी। कौन नहीं बांध पाता? तो क्या कोई कलर देगा? तो देखो क्या लिखा है, सेलुलोज डज नॉट कंटेन हेलिक्स हेंस कैन नॉट होल्ड द आयोडीन। और अगर आयोडीन को नहीं बांध पाएगा तो ब्लू कलर नहीं देगा। इतनी बातें क्लियर? सेलुलोज के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में लिखी है कि नहीं लिखी है? अब आगे देखो। हाँ, ये बात भी देख लो, कह रहा कोई भी पॉलीसेकेराइड हो, कोई भी पॉलीसेकेराइड, देखना कोई भी पॉलीसेकेराइड चेन हो, कह रहा चाहे ग्लाइकोजन को ही ले लो, किसी को भी ले लो, किसी को भी, कह रहा से ग्लाइकोजन, मान लो कि ग्लाइकोजन को लिया, हम नहीं मानते ग्लाइकोजन, हम सेलुलोज की बात करेंगे। तो कह रहा है किसी भी पॉलीसेकेराइड में राइट एंड, ये वाला एंड, आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूसिंग, ठीक है, कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग एंड। ये एंड कौन सा है? नॉन रिड्यूसिंग एंड। लेफ्ट हैंड इज नॉन रिड्यूसिंग, राइट हैंड इज रिड्यूसिंग। लेफ्ट हैंड इज नॉन रिड्यूसिंग, राइट हैंड इज रिड्यूसिंग, किसी भी पॉलीसेकेराइड का। और मैंने ये भी बता दिया कि राइट हैंड रिड्यूसिंग क्यों कहलाता है। राइट हैंड रिड्यूसिंग इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, ये आपके फैलिंग और वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर पाएगा, और ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। सारी बातें क्लियर है यहां तक? आगे और देखो, प्लांट की सेल वॉल किससे बनी है? प्लांट की सेल वॉल किससे बनी थी? सेलुलोज। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी थी। पेपर बनाया जाता है किससे? प्लांट के पल्प से। कई बार इस्तेमाल किया था ये नाम। पेपर बनाया जाता है प्लांट के पल्प से। और कॉटन फाइबर भी क्या है? कह रहा है जो पेपर बनाया जाता है प्लांट के पल्प से वो, और प्लस कॉटन का धागा, दोनों ही नेचर में क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज खत्म, सेलुलोज खत्म। चलिए नोट्स बना लेते हैं। अब समझ पा रहे हो ना एनसीईआरटी में क्या क्या छुपा हुआ है? कितनी सटीक लिखी है ना एनसीईआरटी कि समझो कि नॉर्मल बच्चा तो उसे लगे बस इतना, सर ने आज 5 लाइनें पढ़ाई, बस 5 में कितना छुपा हुआ है? 5 में 15 लाइनें निकली और एक भी लाइन छूटी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हम एनसीईआरटी को रट नहीं रहे हैं, हम एनसीईआरटी की थीम को समझ रहे हैं। बताओ, हम लोग होमोपॉलीमर पढ़ रहे हैं या हेट्रो, जिसमें सेम टाइप के मोनोमर है कि डिफरेंट टाइप के? पहला मोनोमर का नाम क्या था? सेलुलोज। It is made up of 6000 molecules of glucose. ठीक है, मतलब अगर आपको देखना है तो कुछ ऐसे देखो, लगभग 6000 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे 6000 मॉलिक्यूल। ठीक है, और जी मतलब ग्लूकोज। तो ये होमोपॉलीमर है कि हेट्रोपॉलीमर? होमोपॉलीमर की हेट्रोपॉलीमर? कितनी लंबी चेन है, कितने मोनोमर के मिलने से बनी है? 6000।
इसके मोनोमर का नाम क्या है? ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि ग्लूकोज के पॉलीमर का नाम क्या है? सेलुलोज। दूसरी बात, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर होती है कि हेलिकल? इसका स्ट्रक्चर यानी संरचना लीनियर होता है, यानी स्ट्रक्चरली इट इज लीनियर। स्ट्रक्चरली इट इज लीनियर। स्ट्रक्चरली इट इज लीनियर। और अगर लीनियर है तो हम क्या समझ गए? इसका मतलब इसमें नो फोल्ड, फोल्ड नहीं है। नो फोल्ड, कोई फोल्ड नहीं है। फोल्ड यानी वलय, नो फोल्ड या हेलिक्स, इसमें कोई फोल्ड या हेलिक्स नहीं है। इसका मतलब हम इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि सेकेंडरी? वी कैन से इट प्राइमरी स्ट्रक्चर। हम इसे जो चीज लीनियर होती है उसे कल सिखाया था, प्राइमरी संरचना कहते हैं, राइट? प्राथमिक संरचना कहते हैं। अब देख रहे हो एनसीईआरटी की कुछ कुछ कमियां हैं, वो मैं बिल्कुल एक्सप्लोर कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन, सेलुलोज के मोनोमर का नाम, पहला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन, ये होमोपॉलीमर है कि हेट्रो? हमारे सिलेबस में होमो है, हेट्रो नहीं है। और पहला होमो कौन सा पढ़ रहे हैं? सेलुलोज, राइट। दूसरा, इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है कि हेलिकल? मतलब इसमें कोई फोल्ड या हेलिक्स नहीं पाया जाता। सो वी कैन से इट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर की सेकेंडरी स्ट्रक्चर? हम कह सकते हैं कि ये प्राथमिक संरचना है, हम इसे प्राथमिक संरचना कह सकते हैं, राइट। ये कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड की राइट हैंड? ये कौन सा हैंड है? राइट हैंड। आर, लेफ्ट हैंड में आर नहीं आ रहा है तो हम इसे क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग। इसमें आर आ रहा है तो क्या समझ जाए? हम्म, हो गया, फिनिश्ड। अच्छा, इसके पास फोल्ड नहीं था ना? फोल्ड था क्या? फोल्ड है कि नहीं है? तो क्या आयोडीन को बाइंड कर पाएगा? तो लिख देते हैं हैव
नो फोल्ड, कोई फोल्ड या हेलिक्स नहीं है, हैव नो फोल्ड और हेलिक्स। कॉन्ट बाइंड आयोडीन, आयोडीन नहीं बांध पाता, इसलिए नो कलर, कलर नहीं देगा, मतलब इसमें वलय नहीं है, इसीलिए आयोडीन को नहीं बांध पाता, इसलिए कोई रंग नहीं देगा, इसलिए कोई रंग नहीं देगा। तो देखो सेल्यूलोज इतना बड़ा है, हमें लग रहा था कि बस बहुत छोटा सा है ना। सेल्यूलोज में इतनी जानकारियां छुपी हुई हैं, एनसीईआरटी को पढ़ना तो सीखो पहले। एनसीईआरटी है गागर में सागर, बस हमें एक्सप्लोर करना है, क्वेश्चन कहां कहां से बनेंगे आपको पता चलता चला जा रहा है। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहीं नहीं लिखा था, लेकिन देखा जाए तो लिख भी दिया था, कहता है इसमें फोल्ड नहीं होता, फोल्ड नहीं है तो सीधा होगा, सीधा होगा तो प्राइमरी होगा। अब ये हमें निकालना है, हमें सोचना है। अच्छा अगर फोल्ड होता तो आयोडीन को बांध लेता, फोल्ड नहीं है तो आयोडीन को नहीं बांध पाएगा, आयोडीन को नहीं बांध पाएगा तो कोई कलर नहीं देगा। अच्छा अब उदाहरण की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें, बढ़े आगे, बढ़े, एग्जाम्पल की बात करिए। अब आप लोग बताओगे, एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का एग्जाम्पल, चूंकि टॉपिक चल रहा है तो हम हेडिंग डायरेक्ट डालते हैं। एग्जाम्पल कहां कहां पाया जाता है, कॉटन थ्रेड यानी रुई का धागा, सेल वॉल ऑफ प्लांट, सेल वॉल ऑफ प्लांट यानी और तीसरा पेपर which obtained from plant pulp, plant pulp मतलब पेपर में जो तो मैंने लिख दिया तीनों, कॉटन थ्रेड, सेल वॉल ऑफ प्लांट, पेपर विच ऑब्टेन फ्रॉम पेपर पल्प, यानी इन सभी में सेलुलोज है, इन सभी में सेलुलोज है। क्लियर है, सेलुलोज फिनिश हो गया। सेलुलोज पे इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के दायरे में रह के ही पढ़ा रहा हूं, बस मैं एनसीईआरटी को कुछ एक्सप्लोर कर दे रहा हूं, ताकि हमारे ब्रेन में जब चीजें जाएं तो वो गलत ना हो जाएं, राइट। अब एक छोटा सा और है, सेकंड नंबर पे इनुलिन। इनुलिन के लिए सिर्फ एक बात पढ़नी है कि ये सबसे छोटा पॉलीसेक्राइड है, स्मॉलेस्ट पॉलीसेक्राइड, इससे छोटा पॉलीसेक्राइड अभी कोई है ही नहीं। इसमें केवल 11 मोनोसेक्राइड होते हैं, केवल 11, 10 से ज्यादा होना चाहिए ना, तो केवल 11 होते हैं लगभग। ये स्मॉलेस्ट पॉलीसेक्राइड है, स्मॉलेस्ट पॉलीसेक्राइड यानी सबसे छोटा। अच्छा इसके मोनोमर का नाम, इसका मोनोमर ग्लूकोज नहीं है, इसका मोनोमर है फ्रक्टोज। क्या है इसका मोनोमर, फ्रक्टोज।
और फ्रक्टोज इज द स्मॉलेस्ट सॉरी स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठी शुगर है। और पता है एफ फॉर फ्रक्टोज, एफ फॉर फ्रूट्स। फ्रूट बहुत मीठे हो सकते हैं, फ्रूट कभी कभी इतने मीठे होते हैं ना जितनी चीनी भी नहीं मीठी होती। बताओ, कुछ फ्रूट्स बहुत मीठे होते हैं। एफ फॉर फ्रक्टोज, एफ फॉर फ्रूट्स में पाए जाते हैं। सबसे स्वीटेस्ट शुगर का नाम, राइट, फ्रक्टोज। और इसके मोनोमर को फ्रक्टोज ही बोलते हैं। मतलब कुछ ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखिए। एफ 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 एफ, वेयर एफ इज, बिल्कुल सही, वो ग्लूकोज का पॉलीमर था, ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है। और इससे छोटा कोई पॉलीसेक्राइड है ही नहीं। और फ्रक्टोज को स्वीटेस्ट शुगर कहते हैं, फ्रक्टोज को स्वीटेस्ट शुगर कहते हैं। कोई पूछे कहां पाया जाता है, तो एफ फॉर फ्रक्टोज, एफ फॉर फ्रूट। देखो एफ आर यू वर्ड यहीं से आया है, एफ आर यू वर्ड यहीं से आया, फ्रूट। फ्रक्टोज की वजह से ही फ्रूट, या फ्रूट की वजह से ही फ्रक्टोज नाम दिया गया। समझ रहे हो ना? इतनी बातें क्लियर हो गई? और यहीं पे नोट करके वाली बात दोबारा याद दिला देते हैं, यहीं पे नोट करके वो वाली बात याद दोबारा दिला देते हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन था प्रोटीन। और इनुलिन क्या है? इनुलिन इज अ पॉलीसेक्राइड। क्लियर है? इंसुलिन इज अ प्रोटीन एंड इनुलिन इज अ पॉलीसेक्राइड। सबसे छोटा पॉलीसेक्राइड कौन है? इनुलिन। इसके मोनोमर का नाम, जबकि सेल्लोज के मोनोमर का नाम ग्लूकोज। सेल्लोज के मोनोमर को ग्लूकोज कहते हैं, सेल्लोज के मोनोमर को ग्लूकोज कहते हैं। अच्छा, किसी भी पॉलीसेक्राइड में कितने एंड हो सकते हैं? दो, लेफ्ट एंड इज, राइट एंड इज रिड्यूसिंग एंड। आज आपने क्या पढ़ा? बायो मैक्रोमोलिक्यूल की माइक्रो, कौन सा? नहीं, कौन सा, नाम क्या है? पॉलीसेक्राइड। किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? कार्बोहाइड्रेट। आइए एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। मैंने क्या बोला? आज हमने पढ़ा पॉलीसेक्राइड। हमारे फूड में चार चीजें होती हैं। पॉलीसेक्राइड किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, फिर आपको बताया गया, ये देखो लिख दिया है, कार्बोहाइड्रेट को बिलोंग करता है। कितने प्रकार का हो सकता है? अगर सिंगल सिंगल शुगर हो तो मोनोसेक्राइड, अगर दो शुगर हो तो दो से कितनी, 10 तक, तो क्या बोलेंगे? ओलिगो। और अगर 10 से ज्यादा है तो पॉलीसेक्राइड जो है, दिस इज अ पॉलीमर। तो इसके मोनोमर भी होंगे। कितने मोनोमर से मिलकर बना होता है? एन। एन इज द नंबर ऑफ मोनोमर्स। फिर हमने आपको बताया इट बिलोंग्स टू द बायो मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि हमेशा पॉलीमर बायो मैक्रोमोलिक्यूल को बिलोंग करते हैं। अगर ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल है तो इसका आणविक भार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होगा। कितना होगा? 18 से 800 डाल्टन, या फिर 1000 से 10,000 डाल्टन। और अगर माइक्रो मॉलिक्यूल होता तो कितना होता? 18 से 800 डाल्टन। देखो पिछली चीजें भी रिवाइज होके चल रही हैं, पढ़ो ऐसा ना कि बिल्कुल दिमाग में छप जाए। क्लियर? फिर मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको बताया कि पॉलीसेक्राइड जो होता है ये एसिड इनसॉल्युबल पूल का पार्ट था कि सॉल्युबल? अच्छा, बड़े मॉलिक्यूल हैं और वो भी ब्रांच आ जाएंगे इनमें। अगर बड़े मॉलिक्यूल हो, लंबी लंबी चेन हो और इसमें ब्रांच हो जाए तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है, यानी कि इनसॉल्युबल होगा कि सॉल्युबल? अच्छा, इनसॉल्युबल है तो पॉलीमर है कि मोनोमर? अच्छा, पॉलीमर जो होता है वो शुगर से मिलकर बने होते हैं ना,
पॉलीसेक्राइड यानी पॉली मतलब बहुत सारी, सेक्राइड मतलब शुगर, तो इस शुगर को बोल दिया गया बिल्डिंग ब्लॉक। एनसीईआरटी ने क्या बोला है, हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है ना। इसी तरह से पॉलीसेक्राइड का बिल्डिंग ब्लॉक शुगर, 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 इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। फिर आगे देखो, लिख भी दिया, बना के लिख भी दिया, शुगर इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पॉलीसेक्राइड। फिर आप बताओ कितने प्रकार के होंगे, अगर सेम टाइप के मोनोमर से बने हैं तो होमोपॉलीमर, अगर डिफरेंट टाइप से बने हैं तो हेट्रोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का उदाहरण क्या बताया, CICGS, सी फॉर, अरे या तो काइटिन बोल दोगे, अगर ये काइटिन बोल दिया तो ये सेलुलोज बोल देना, दोस्त ही है हमारे पास। दिस इज, दिस वन इज, दिस वन इज, ये क्या है और ये क्या है। तो कल क्या पढ़ेंगे, काइटिन, ग्लाइकोजन, और आज क्या पढ़ा, सेलुलोज और इनुलिन। अच्छा, जो बच गए, जो इनमें सम्मिलित नहीं है, उन्हें क्या बुलाएंगे, उन्हें बोलेंगे हेट्रो, राइट। फिर हमने क्या डिटेल में पढ़ा, सेलुलोज, हमने डिटेल में क्या पढ़ा, सेलुलोज। सेलुलोज कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का बना है, अच्छा इनके मोनोमर का नाम क्या है, ग्लूकोज। कितने एंड है, राइट एंड इज नोन, राइट एंड इज नोन एज, लेफ्ट हैंड इज नोन एज, अच्छा लीनियर है कि हेलिकल, इसीलिए तो उसमें कोई फोल्ड या हेलिक्स, और अगर फोल्ड या हेलिक्स नहीं है तभी तो आयोडीन को बांध नहीं पाएगा, इसलिए कोई कलर, और जिसके पास फोल्ड होता है वो आयोडीन को बांध लेता है और वो ब्लू कलर देता है। ये कल बताएंगे कौन देता है, स्टार्च देगा, ग्लाइकोजन देगा, स्टार्च और ग्लाइकोजन देगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर सेकेंडरी होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी, समझे। अब आगे चलो, कह रहा है वी कैन से इट एग्जिस्ट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, कोई भी चीज अगर लीनियर होगी तो कल बताया था प्राइमरी, ठीक है ना, ये बातें क्लियर हो गई। और सेलुलोज कहां पाया जाता है, सेलुलोज पाया गया था कॉटन के धागे में, कॉटन थ्रेड में, और कहां पाया गया था, सेल वॉल ऑफ प्लांट में, और कहां पाया गया था, प्लांट के पल्प से जो पेपर बनाया जाता है ना उसमें। फिर आपको बताया गया इनुलिन, इनुलिन इज द स्मॉलेस्ट पॉलीसेक्राइड, इसके मोनोमर का नाम, सबसे मीठी शुगर कहां पाई जाती है, फ्रूट्स में, एफ फॉर फ्रक्टोज, एफ फॉर फ्रूट्स, याद रहेगा। फिर आगे बताइए, हमने सेकंड चीज आपको बताई, इंसुलिन और इनुलिन में डिफरेंस। इंसुलिन इज द प्रोटीन विच बिहेव एज हार्मोन, हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अच्छा बताइए, जबकि इनुलिन इज द पॉलीसेक्राइड, बहुत शर्करा है, और इसका काम होता है ना, इनुलिन क्या होता है, इसका काम होता है किडनी में होने वाले फंक्शन को जांचना, किडनी में होने वाले फंक्शन को जांचना। हालांकि याद भी नहीं रखना, भूल भी जाओ, कारण बता दिया, अगर किसी के मन में विचार आ रहा था कि सर इसका काम नहीं बताए तो बता दिया है, पर याद नहीं रखना क्योंकि क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। इतनी बातें क्लियर हो गई, एनसीईआरटी कवर हो गई कि नहीं, एक बार आओ, एक बार जल्दी से नजर डालते हैं, एक बार जल्दी से नजर डालते हैं एनसीईआरटी पे, तो याद रहेगा कि कौन कौन सी चीजें कवर अप हो गई। बताइए, एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाया गया था कि सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल कि सॉल्युबल। अच्छा, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, कार्बोहाइड्रेट। मैक्रो मॉलिक्यूल था कि माइक्रो, लंबी चेन थी कि छोटी, अच्छा कॉटन थ्रेड आया था कि नहीं आया था। अच्छा, फिर आपको बताया गया था सुगर एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर पॉलीसेक्राइड, सुगर एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक, ये देखो सेक्राइड्स यानी मोनोसेक्राइड एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द पॉलीसेक्राइड। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, सेलुलोज, सेलुलोज इज अ पॉलीसेक्राइड जो एक टाइप के मोनोमर से बनी थी कि अनेक टाइप, इसके मोनोमर का नाम, सेलुलोज होमोपॉलीसेक्राइड है कि पॉली, होमो है कि हेट्रो। अब आगे देखिए, किसी भी पॉलीसेक्राइड में कितने एंड होंगे, राइट एंड इज, लेफ्ट हैंड इज, ठीक है। अब आगे देखा गया कि देखो कल मैं जो आपको पढ़ाऊंगा स्टार्च, स्टार्च में हेलिक्स या फोल्ड होगा, इसीलिए स्टार्च, लेकिन सेलुलोज में नहीं था, इसीलिए उसे हमने क्या बोला, प्राइमरी। अब देखा दिमाग से कितना, एनसीईआरटी ने कितने साइकोलॉजिकल तरीके से खेला है। अब आगे देखो, इनफैक्ट स्टार्च होल्ड कर लेगा आयोडीन को क्योंकि उसके पास हेलिक्स था, और क्योंकि उसके पास ये देखो हेलिक्स है, और अगर हेलिक्स है तो आयोडीन को बांध लिया, आयोडीन को बांध लिया, कौन सा कलर देगा। पर सेलुलोज में कोई फोल्ड या हेलिक्स नहीं है, इसलिए उसने नहीं बांधा, इसलिए कोई कलर नहीं दिया। 2021 और 2022 में स्टेटमेंट में ये लाइनें थी, ध्यान दीजिएगा। दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया,
ठीक है, इनुलिन वाला भी एक लाइन है, इनुलिन वाला भी एक लाइन है। ये इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, बस काम खत्म। हमने 3 पॉइंट इसलिए लिखा दिए, इसी में बता दिया कि फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर फाउंड इन फ्रूट्स, फाउंड इन फ्रूट्स, और सबसे छोटा पॉलीसेक्राइड है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे स्टार्च, ग्लाइकोजन और क्या, और काइटिन। स्टार्च, ग्लाइकोजन और ये देखो, ये देखो काइटिन आएगा, ये आ गया काइटिन। समझ में आ गई बात? इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए कल मिलते हैं फिर।